Hello everyone and welcome again to JKCS. Today in this lecture we are going to discuss about the internal structure of the earth और इसको हम सिंपल लेमन लैंग्वेज में earth's interior भी कहते हैं. So in this topic we are going to discuss about the earth's interior और internal structure of the earth. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले उन सोर्सेज और उन एविडेंसेस की बात करेंगे जिन्होंने हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दी है. तो सवाल ये पैदा होता है कि इन्फॉर्मेशन और एविडेंसेस की ज़रूरत क्या थी, बिकॉज यूजुअली नेचुरली जो है अर्थ के इंटीरियर के बारे में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है. बिकॉज पॉसिबल इसलिए वजह से नहीं है क्योंकि जो अर्थ का कोर है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, इसकी डेप्थ जो है वो 6400 किलोमीटर्स तक है, यानी कि इन 6000 किलोमीटर्स तक जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है. और हमारे पास जो माइनिंग एरियाज़ हैं उनकी एवरेज जो डेप्थ होती है वो 3 से 4 किलोमीटर्स की होती है, या अभी तक का जो सबसे गहरा बोरवेल जो है खोदा गया है जो है उसकी डेप्थ जो है 12 किलोमीटर के करीब है, समवेयर इन रशिया. तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो टेक्नोलॉजी उतनी जो है सोफिस्टिकेटेड है और इतना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी है उस तह तक जाना. बिकॉज जो है अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है डेप्थ के साथ, तो प्रैक्टिकली जो है ये हिंड्रेंसेस आती हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के लिए, जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो है पता चलता. लेकिन तब भी जो हमारे पास अभी जो एविडेंसेस अवेलेबल हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो उनसे हमें काफ़ी हद तक एक आइडिया मिलता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में. तो इन्हीं एविडेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट सोर्सेज एंड इनडायरेक्ट सोर्स. डायरेक्ट सोर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें सरफेस रॉक्स आते हैं जो माइनिंग से जो हम हासिल करते हैं. उन रॉक्स को फिर स्टडी किया जाता है लैब में जाके, तो उनसे फिर केमिकल कंपोजिशन जाना जाता है, तो हमें एक आइडिया देते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में. उसी तरह जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस क्या होते हैं कि जब ज़मीन के अंदर से मैग्मा फ्लो होता है ज़मीन की तरफ, सरफेस की तरफ, तो उनको हम वॉल्केनिक इरप्शंस कहते हैं. तो यही वॉल्केनो जो है, यही मैग्मा जो है जो ज़मीन के अंदर से फ्लो होता है, तो ज़मीन की सरफेस पर पहुंचते ही ये लावा बन जाता है. यू मस्ट बी नोइंग दैट कि ज़मीन के अंदर इसको मैग्मा कहते हैं, ज़मीन पर सरफेस पर पहुंचते ही जो ये लावा बन जाता है. तो दैट मीन्स लावा और मैग्मा में यही फ़र्क है कि मैग्मा ज़मीन के अंदर और लावा जो ज़मीन के बाहर, जब यही मैग्मा पहुंचता है तो इसमें जो है गैसेस उड़ जाते हैं. तभी इनमें यही फ़र्क है कि मैग्मा में गैसेस भी होते हैं और लावा में ज़मीन पर पहुंचते ही वो गैसेस जो है इवेपोरेट हो जाते हैं, गैसेस नहीं पाए जाते हैं. इन शॉर्ट तो कहने का मतलब ये है कि इसी लावा को जो है इन सरफेस रॉक्स की तरह स्टडी किया जाता है और इससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो है आइडिया मिलता है. तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सीस्मिक वेव्स हैं. तो सीस्मिक वेव्स की जब हम बात करते हैं, ये वो अर्थक्वेक वेव्स के नाम से हम जिनको कहते हैं, जानते हैं. तो इनसे हमें कैसे आइडिया मिलता है? यू मस्ट बी नोइंग दैट कि जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो उस जगह को हम फोकस कहते हैं, ज़मीन के अंदर होता है. तो इसी फोकस से हर एक डायरेक्शन में अलग अलग वेव्स निकलते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक वेव्स जो है काफ़ी जो है टाइप्स की होती हैं. प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव्स जो है अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, ठीक है. तो ये वेव्स जो है हर किसी डायरेक्शन में जो है ट्रैवल करती हैं, ठीक है. तो अर्थ की सरफेस पे जो सीस्मोग्राफ्स होते हैं जो इन वेव्स को जो है रिकॉर्ड करते हैं, सीस्मोग्राफ्स. तो ये सीस्मोग्राफ्स पे ये देखा जाता है कि ये वेव्स जो है अलग अलग टाइम के बाद, इंटरवल के बाद इस पे रिकॉर्ड होती हैं, इस पे अराइव करती हैं. उसके कहने का मतलब ये होगा कि अगर ये एक ही टाइम पे अराइव करते, तब हम ये कह सकते हैं कि रास्ता जो था वो एक ही टाइप का रास्ता था, एक ही तरह का रास्ता था, एक ही कंपोजिशन का था, एक ही मीडियम जो था, तभी इनको एक ही टाइम लग गया. अब जब इनको अलग अलग टाइम लग गया आने में, पहुंचने में, रिकॉर्ड होने में, सो दैट गेव अस एन आइडिया अबाउट द फैक्ट दैट द अर्थ इज़ नॉट मेड ऑफ ए सिंगल मीडियम. अर्थ में एक सिंगल मीडियम नहीं पाया जाता है, या तो वो सॉलिड है या तो वो लिक्विड है, ठीक है. तो इन्हीं का जो मिक्सचर जो है अर्थ के इंटीरियर के बारे में इन सीस्मिक वेव से हमें आइडिया मिलता है. सो दीज आर द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ द अबाउट द अर्थस इंटीरियर. इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, तो ठीक है. तो उसके बाद मीटियोरिक स्टडीज़ हो गई कि अर्थ में जो मीटियोरिक फॉल्स होते हैं, मीटियोरिक शावर होते हैं, उनसे मीटियोराइट्स जो है उनको स्टडी किया जाता है, क्योंकि सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है, तो उनकी कंपोजिशन जो है उस कंपोजिशन के साथ ही मिलती जुलती पाई जाती है, कंसिडर की जाती है. सो दीज बाय द इनडायरेक्ट सोर्सेज. तो अब ये सोर्सेज जो हैं, एविडेंस जो है, जो इनसे हमें पता चलता है कि अर्थ का एक स्ट्रक्चर है जो लेयर स्ट्रक्चर है, कि अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो लेयर्स में पाया जाता है. तो 3 लेयर्स जो है सामने आई हैं, अंदर वाली कोर जो है, फिर बीच वाली में मेंटल, और
जो टॉप लेयर होती है उसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ये सब आपने बहुत बार पहले भी सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो अब इसी जो है स्ट्रक्चर को अगर हम एक स्लाइस उठाएंगे, अगर इसको हम एक प्रोफाइल समझ के उठाएंगे, ये वाला स्लाइस काट के उठाएंगे, एज्यूम करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल हूबहू इस डायग्राम से मिलता जुलता हमें लगेगा। और अब हम इसी कॉन्टेक्स्ट में इन लेयर्स को अलग अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर की जब हम बात करेंगे तो कहा जाता है कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कंसेंट्रिक लेयर्स की शक्ल में है और अकॉर्डिंगली 3 लेयर्स में जो है आइडेंटिफाई की गई हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो usually we say that it is the outer thinmost layer of the earth and with a total thickness normally between 30 to 80 किलोमीटर्स। यानी कि जब हम क्रस्ट की थिकनेस की बात करते हैं देन वी नॉर्मली से कि क्रस्ट की जो थिकनेस है वो वेरी करती है बिटवीन 30 टू 80 किलोमीटर्स। यानी कि सरफेस से लेकर, अर्थ की सरफेस से लेकर 80 किलोमीटर्स तक, 30 टू 80 किलोमीटर्स तक इसकी थिकनेस वेरी करती है। अब इसमें सवाल पैदा होता है कि ओशनिक क्रस्ट में इसकी थिकनेस कम होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है 5 टू 30 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में इसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू द ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। तो इसकी अब जो हम डेप्थ मान के चलते हैं, हम सरफेस से लेकर 80 किलोमीटर्स तक कंसिडर करते हैं, ठीक है। The crust is made up of 2 layers, an upper layer called sial and a lower dense layer called as सीमा। तो इस लेयर को अलग से फिर सब डिवाइड किया गया है किसमें, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट जो होता है वो लाइटर होता है, हल्का होता है एज कम्पेयर टू द लोअर क्रस्ट। जो लोअर क्रस्ट होता है वो जो है डेंसर होता है एज कम्पेयर टू द अपर क्रस्ट, बिकॉज पहली लेयर में सियाल पाया जाता है, मिनरल कंपोजिशन सिलिकॉन एंड अल्मोनियम, और दूसरी लेयर में सीमा यानी सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। ये पहली लेयर से डेंस होता है, तभी इनको डेंसिटी के बेसिस पे अलग अलग लेयर्स में सब डिवाइड किया गया है एंड बेसिकली दे आर द पार्ट ऑफ द क्रस्ट लेयर, ठीक है। यूजुअली हम कहते हैं कि जब हम अर्थ को 3 जो है लेयर्स में डिवाइड करते हैं तो हम पहली लेयर को सियाल कहते हैं, दूसरी लेयर को सीमा कहते हैं और तीसरी अंदर वाली लेयर को हम नाइफी भी कहते हैं, बेस्ड अपॉन द देयर मिनरल कंपोजिशन कि प्रिडोमिनेटली इनमें क्या पाया जाता है। क्रस्ट में सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम पाया जाता है, मेंटल में सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम पाया जाता है और अंदर कोर में निकल एंड आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज 3 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी की बात हो रही है कि क्रस्ट में एवरेज डेंसिटी जो है वो 3 ग्राम्स पर सीसी होती है। ये फैक्ट जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डेंसिटी कितनी है, तो इट फॉर्म्स अबाउट 0.025% ऑफ अर्थस वॉल्यूम। यानी कि क्रस्ट जो है ये अर्थ के वॉल्यूम में कितना कंट्रीब्यूट करती है, तो इट occupies a mere 0 to 5% of Earth's वॉल्यूम। यानी कि 95 या 96% जो है बाकी 2 लेयर्स जिसमें मेंटल और कोर आते हैं, इन्हीं 2 लेयर्स ने जो है अर्थ के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखा है। देन द सेकंड लेयर इज मेंटल। द मेंटल इज एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। यानी कि सरफेस से लेकर पहले 80 किलोमीटर्स तक क्रस्ट पाया जाता है, उस 80 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर्स में मेंटल की लेयर पाई जाती है, ठीक है। अब इस मेंटल के भी अलग अलग अपने अपने कैरेक्टर्स होंगे, सेम जैसे कि क्रस्ट के थे, ठीक है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल यानी कि टॉप 150 किलोमीटर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम 10 टू 200 किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिथोस्फीयर हम किसको कहते हैं। आपने बायोस्फीयर का कंसेप्ट सुना ही होगा, उसमें आपने जो पढ़ा ही होगा कि बायोस्फीयर जो है ये 3 कंपोनेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है जिससे लाइफ पॉसिबल होती है, क्योंकि बायोस्फीयर मीन्स डोमेन ऑफ लाइफ और जोन ऑफ लाइफ, ये वो स्फीयर होती है जिसमें लाइफ पाई जाती है। तो इसमें पहला कंपोनेंट लिथोस्फीयर होता है यानी कि लैंड, दूसरा होता है एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, और तीसरा होता है हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर। तो इन 3 स्फीयर्स की इंटरेक्शन से, इन 3 स्फीयर्स की इंटरेक्शन से बीच में एक जोन बनता है
जहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। इन तीनों का होना बायोस्फीयर के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम खाली लैंड सरफेस लेंगे, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर नहीं रखेंगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। या इसी तरह अगर हम सिर्फ एयर जो है अवेलेबल रखेंगे, लैंड और वाटर अवेलेबल नहीं रखेंगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ पॉसिबल रहने के लिए, होने के लिए, या बायोस्फीयर का एग्जिस्ट होने के लिए इन तीनों का एक जगह पे प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी बायोस्फीयर का एक कंपोनेंट जो है लिथोस्फीयर कहलाता है, या जिसको हम लिथो मीन्स रॉक या स्फीयर मीन्स स्फीयर यानी कि रॉकी स्फीयर हम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या खास है बात है, इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर, यानी कि ये कहता है कि क्रस्ट और मेंटल के पहले 150 किलोमीटर मिला के क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर। उसका मतलब ये हो गया कि सरफेस से लेकर अगर हम पहले की क्रस्ट के 80 किलोमीटर्स हो गए, ये तो लेने ही लेने हैं। दूसरा मेंटल के 150 किलोमीटर जो हो गए, इसका मतलब है कि 230 किलोमीटर्स सरफेस से लेकर, तभी ये एवरेज बताता है, क्योंकि हमने पहले बताया कि ओशन क्रस्ट की थिकनेस कम होती है, इसी तरह कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज़्यादा होती है, तो इसके बीच में ही इनकी जो है थिकनेस जो है पाई जाती है, डेप्थ पाई जाती है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट लिथोस्फीयर इज़ लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ समहाउ अराउंड 200 किलोमीटर्स के आसपास जो है लिथोस्फीयर पाया जाता है, ठीक है। अब लिथोस्फीयर की क्या खास बात है कि एक हार्ड सरफेस है, रॉकी सरफेस है, तभी लिथो से निकला हुआ है। तो इसकी एक खास बात है कि ये रॉकी सरफेस से बहुत ही हार्ड सरफेस होती है, ठीक है। और ये लिथोस्फीयर जो है ये अपर मेंटल का पार्ट है, ठीक है। मेंटल को भी क्रस्ट की तरह दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ऊपर वाले को हिस्से को अपर मेंटल और नीचे वाले हिस्से को लोअर मेंटल के नाम से जानते हैं। तो ऊपर वाली इसकी लेयर में लिथोस्फीयर जो है पहले 150 किलोमीटर और क्रस्ट मिला के लिथोस्फीयर बनाते हैं। डायग्राम्स में ये 12 दिखाया गया है, आपको बस समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज डायग्राम्स मेक यू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पे कौन सी जो है लेयर पाई जाती है, ठीक है। अब इसी मेंटल में और एक लेयर पाई जाती है, सब लेयर पाई जाती है, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्फीयर है। इस एस्थेनोस्फीयर को हम मैग्मा चैम्बर के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज दिस इज़ द सोर्स ऑफ मैग्मा। जो भी ज़मीन के अंदर से मैग्मा निकलता है वो यही एस्थेनोस्फीयर से निकलता है। यही एस्थेनोस्फीयर जो है यही वो सोर्स ऑफ मैग्मा है, बिकॉज इट इज़ इटसेल्फ इन द शेप ऑफ सेमी मोल्टन फॉर्म में ये पाया जाता है। और इसका 20% एरिया जो है वो सेमी मोल्टन फॉर्म में है, किसका, एस्थेनोस्फीयर का, जो कि फ्लूइडिक इन नेचर है। यही मेन सोर्स होता है मैग्मा का। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मैग्मा का सोर्स है, मैग्मा चैम्बर किसको कहा जाता है। नीचे ऑप्शन लिखा होता है लिथोस्फीयर, इसी तरह एटमॉस्फेयर, इसी तरह या कोई और स्फीयर होगा। तो इन शॉर्ट स्फीयर में ही ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो आपको हमेशा उसको एस्थेनोस्फीयर लिखना है, बिकॉज एस्थेनोस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड एज द मैग्मा चैम्बर और द मेन सोर्स ऑफ द मैग्मा। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि ये सेमी मोल्टन फॉर्म में होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये लिथोस्फीयर की तरह हार्ड नहीं होता है, ये सॉफ्ट एंड प्लास्टिक नेचर का होता है एज कम्पेयर टू द लिथोस्फीयर। इसका मतलब ये है कि लिथोस्फीयर अगर ब्रेक होता है, बट एस्थेनोस्फीयर जो है ये बेंड होता है, बिकॉज बेंडिंग उसी से होती है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नरम जो होता है वही बेंड होता है, जो हार्ड चीज़ें होती है वो टूट जाती हैं, दैट आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ थॉट अबाउट लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर ब्रेक होता है जबकि एस्थेनोस्फीयर बेंड होता है। और जो लोअर मेंटल जो है, जो एस्थेनोस्फीयर के बाद पाया जाता है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मेंटल जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल में पहले लिथोस्फीयर तक का आ गया, उसके बाद नीचे एस्थेनोस्फीयर या मैग्मा चैम्बर, इसके बाद लोअर मेंटल जो है स्टार्ट होता है। यानी कि लोअर मेंटल तक जो है या तो लिथोस्फीयर उसके ऊपर है या उसके बाद एस्थेनोस्फीयर या मैग्मा चैम्बर्स को हम कहते हैं, जो सेमी मोल्टन फॉर्म में होता है। इस सेमी मोल्टन फॉर्म के नीचे जो है एक सॉलिड लेयर पाई जाती है, जिसको हम लोअर मेंटल के नाम से जानते हैं। चाहे अब ये लिथोस्फीयर की बात होगी, एस्थेनोस्फीयर की बात होगी, या सॉलिड सरफेस की बात होगी, ये सब मेंटल की अलग अलग सब लेयर्स पाई जाती है। ओवरऑल ये मेंटल की लेयर में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ये सब अंडरस्टैंड करना आपको बहुत ज़रूरी बनता है। लिथोस्फीयर खाली मेंटल में नहीं पाया जाता है, लिथोस्फीयर जो है ये क्रस्ट का आधा हिस्सा और
मेंटल का आधा हिस्सा जो है इसका कंपोजन होता है, पूरा क्रस्ट 80 किलोमीटर्स और उसके बाद अपर मेंटल के 150 किलोमीटर। इसी तरह उसके नीचे एस्ट्रोनोस्फेयर जो पाया जाता है और उस एस्ट्रोनोस्फेयर के नीचे लोअर मेंटल पाया जाता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट दिस एस्ट्रोनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल मेंटल, या अगर हम अपर और लोअर मेंटल में बताना हो तो अपर मेंटल का ये पार्ट होते हैं और इसके नीचे जो है सॉलिड स्टेट में लोअर मेंटल पाया जाता है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द मेंटल वेरीज फ्रॉम 2.9 टू 3.3 ग्राम्स पर सीसी। इसका मतलब है कि हर किसी लेयर की अलग अलग डेंसिटी पाई जाती है। जिस तरह क्रस्ट की अपनी डेंसिटी थी उसी तरह मेंटल की भी एक डेंसिटी है जिसको जो कि 2.9 टू 3.3 ग्राम्स पर सीसी कंसिडर की जाती है। तो ये फैक्ट्स आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओवरऑल जो है अर्थ की डेंसिटी जो है क्रस्ट से लेकर कोर तक वो इंक्रीज़ होती है। जो आपको याद रखना है कि डेंसिटी जो है इंक्रीज़ होती है बिकॉज जो भी अर्थ के जो कंपोजिशन में मिनरल्स पाए जाते हैं ज़्यादातर वो कंपोजिशन जो है उन मिनरल्स की एलिमेंट्स की वो ज़्यादातर कोर में ही अंदर अंदर ही पाई जाती है। दैट इज़ वाई वी से दैट डेंसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द डेप्थ। ठीक है, तो इट ऑक्युपाइज अबाउट 83% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मेंटल जो है ये सबसे ज़्यादा अर्थ के वॉल्यूम में इसका जो सबसे ज़्यादा किस लेयर में कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द अर्थ्स वॉल्यूम, सो दैट इज़ मेंटल बिकॉज इट ऑक्युपाइज समहाउ 83% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम। दैट मीन्स ये ओब्वियसली जो है कॉमन सेंस की बात है, यही सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद कोर का क्रस्ट का हमने पढ़ा वो 1% के करीब है या 5% तक ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और दैट मीन्स कोर की जो ये होगी वॉल्यूम परसेंटेज वो कुछ 16 के आसपास होगी, तभी ये 100 बनाते हैं। ये याद रखना फैक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अर्थ के वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस वाली लेयर का है। तो ये सिक्वेंस जो है आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद जब हम कोर की बात करेंगे तो कोर जो है ये अगर 80 किलोमीटर्स तक क्रस्ट था, 2900 किलोमीटर्स तक मेंटल था, उसके बाद 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर्स तक जो है कोर की लेयर पाई जाती है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से भी बनाएंगे तो ये 3 लेयर्स हो गई। ठीक है, तो क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो 80 किलोमीटर्स हो गई। इसी तरह 2900 किलोमीटर्स, और उसी तरह जब हम कोर से देखेंगे तो इसकी जो एवरेज डेप्थ होगी वो 6400 किलोमीटर्स हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं एविडेंसेस की मैं बात कर रहा था। इन्हीं एविडेंसेस की वजह से हमें ये पता चला कि अर्थ का एक लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक उसी तरह जिस तरह एटमॉस्फेयर का एक लेयर स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसकी कोर की जो फैक्ट जानते हैं। द कोर लाइज बिटवीन 2900 किलोमीटर्स टू 6400 किलोमीटर्स बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से लेकर 29 से जो है 6400 किलोमीटर्स तक, यानी कि 2900 किलोमीटर्स टू 6400 किलोमीटर्स के रेंज में कोर की लेयर को जो है पाया जाता है। इट इज़ कंपोज ऑफ निकल, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पहली लेयर को क्रस्ट को हम सियाल कहते हैं, दूसरी को हम सीमा कहते हैं, तीसरी को हम नाइफी कहते हैं। तो पहले में सिलिकॉन और अल्मोनियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, दूसरी लेयर में सिलिकॉन और मैग्नीशियम को, तीसरी लेयर में निकल और आयरन को पाया जाता है। दैट इज़ वाई दीज 3 लेयर्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द मिनरल कंपोजिशन। ठीक है, तो द कोर को भी सब डिवाइड किया गया है 2 लेयर्स में, आउटर एंड इनर कोर। द आउटर कोर इज़ लिक्विड, आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है और इनर कोर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सो यू कैन सी कि अगर ये इनर कोर सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, फिर आपने उसके बाद देखा लोअर मेंटल जो था वो सॉलिड स्टेट में था, उसके ऊपर जो था एस्थेनोस्फीयर वो सेमी मोल्टन फॉर्म में था, उसके बाद आपने देखा लिथोस्फीयर जो हार्ड रॉक की सरफेस होती है। तो वही मैं बोल रहा था जब मैंने अर्थ को एक वेव्स के बारे में, सिस्मिक वेव्स के बारे में बताया था कि अगर एक ही मीडियम होता तो ये सारे वेव्स एक ही टाइम पे सिस्मोग्राफ पे अराइव करते। बट हमने जाना अब कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये सॉलिड, कोई लेयर सॉलिड की है, कोई लिक्विड लेयर है, कोई सेमी मोल्टन फॉर्म में है। तो तभी जो है अर्थ को एक वेव्स जो हमें ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर के इंटीरियर के बारे में। ठीक है, तो मैंने जो पहले बताया था कि डेंसिटी जो है इंक्रीज़ होती है अर्थ की, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो कोर में पाई जाती है। दैट इज़ 9.5 टू 14.5 ग्राम्स पर सीसी। तो पहले में हमने
डेंसिटी पाई थी 0 to 5% के करीब, इसी तरह इसमें 2.9 to 3 के करीब, इसमें 9.5 to 14.5 ग्राम्स पर सीसी के हिसाब से डेंसिटी पाई जाती है। तो ऑन एन एवरेज जो इसकी डेंसिटी है वो ओवरऑल इंक्रीज होती है एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है। तो अब जो है इन लेयर्स का जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले पूछते थे ऐसे लेयर्स के बारे में, पहली कौन सी, दूसरी कौन से, एस्टेनोस्फेयर कहाँ पे पाया जाता है, लिथोस्फेयर को कहते हैं। बट चूंकि अब एग्ज़ाम की लेवल बढ़ गई है, चाहे पीएससी की बात हो या एसएसबी की बात हो या और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनकी लेवल अब काफ़ी बढ़ गई है। तो अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उनके जो क्वेश्चंस आते हैं आजकल वो अरेंजिंग ऑर्डर में आते हैं, फैक्ट्स की शेप में आते हैं कि विच आर द फॉलोइंग फैक्ट्स, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स, फिर 2-4 फैक्ट्स लिखे होते हैं, तो फिर बताया जाता है विच आर द फैक्ट जो है वो ठीक है या गलत है, ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इनके बारे में आपको चारों फैक्ट्स जो है पता होने चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आजकल लेवल बढ़ गई है, तो आज वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ठीक है, तभी मैंने जो है इन लेयर्स के बारे में छोटा मोटा बताया। अब हम उनको जो एग्ज़ाम में इस रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजिंग जो आते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो आते हैं, अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है कि अर्थ का वॉल्यूम जो है ये आप परसेंटेज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज अगर करना होगा तो मेंटल हमने पहले ही पढ़ा कि 83% ऑक्यूपाई करता है, कोर जो है वो 16% ऑक्यूपाई करता है, तो क्रस्ट जो है 1% बच जाता है। तो इनका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे है, ठीक है। इसी तरह डेंसिटी के हिसाब से देखेंगे, मैंने पहले ही बताया कि अर्थ की डेंसिटी जो है वो सरफेस से लेकर अंदर तक, कोर तक जो है इंक्रीज होती है। तो कोर की जो डेंसिटी है ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मेंटल की, उसके बाद क्रस्ट की। अगर हमें एवरेज बतानी होगी ऑन एन एवरेज पूरे अर्थ की क्रस्ट से लेकर कोर तक ऑन एन एवरेज क्या डेंसिटी रहती है, तो वो 5.5 ग्राम्स पर सीसी रहती है। अलग अलग लेयर्स की अलग अलग डेंसिटी भी है और एवरेज डेंसिटी भी, जो ऑन एन एवरेज सारे अर्थ की जो है हम कह सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ, किस रेट पे, जिस तरह हमने एटमॉस्फेयर में नॉर्मल रेप्स रेट की बात की थी, इस तरह हम जो है अर्थ की लेयर्स की जानने के लिए उस कंसेप्ट को हम जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर जो है डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज़ होता है, किस रेट पे होता है, तो उसको जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। तो वो किस रेट पे इंक्रीज़ होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी कि हर 25 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस का, जिसको हम जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। तो याद रखने की बात यह है कि अर्थ में जितना हम नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और किस रेट पे होगा, दैट इज जियोथर्मल ग्रेडियंट 25 डिग्री पर सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस टॉपिक के रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं वो डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में है। डिसकंटिन्यूटीज़ मतलब कि अर्थ के लेयर जो है ये कंटिन्यू नहीं है, एक लेयर से दूसरी लेयर में कुछ चेंजेस होती हैं, प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होती हैं, तो उसको हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तभी आपने सोचा होगा कि मैंने जब जो है लेक्चर के स्टार्ट में लेयर्स डिस्कस किए तो उसमें हमने ये क्यों नहीं डिसकंटिन्यूटीज़ क्यों नहीं डिस्कस की, क्योंकि मेरा मकसद ही यही था कि हम इसको एक अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में, आज के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वो इन्हीं डिसकंटिन्यूटीज़ के रिलेटेड आते हैं, जिनका आपको हम एक अलग से जो है सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन डिसकंटिन्यूटी जो है ये तीनों लेयर्स में पाई जाती है और इन लेयर्स के बिटवीन भी पाई जाती है, यानी कि एक तो इन लेयर्स, मोटी मोटी लेयर जो 3 है इनके बीच में भी पाई जाती हैं, और इन लेयर्स में जो सब क्लासिफिकेशन की गई है, सब डिवाइड किया गया है इनको अलग अलग, जो अपर लोअर मेंटल में, इसी तरह आउटर कोर इनर कोर में, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट में, तो इनके बीच भी डिसकंटिन्यूटी है और उनका भी अपना अपना नाम है, जो नाम याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी सीक्वेंस आपके लिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें पहले कॉन्ड्रैड आता है। दिस टाइप ऑफ कंटिन्यूटी इज़ फाउंड बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। जैसे पहले ही बताया हमने कि क्रस्ट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। तो इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है इसको हम कॉन्ड्रैड कहते हैं, CONRAD, कॉन्ड्रैड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्रस्ट से मेंटल तक जो डिसकंटिन्यूटी होती है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम मोहोवेरिक डिसकंटिन्यूटी और शॉर्ट में मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। यानी कि पहले हमें 2 डिसकंटिन्यूटीज पढ़ी, एक कॉन्ड्रैड जो क्रस्ट के बीच में होती है, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में, उसके बाद क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया गया है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
ये अगर एटमॉस्फेयर हो गया, फिर ये अर्थ का क्रस्ट हो गया, इसी क्रस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ऐसे सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये अपर क्रस्ट हो गया, ये लोअर क्रस्ट हो गया, और इनके बीच में अगर जो एक डिस्कंटिन्यूटी है उसको हम कॉन्ड्राइड कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेंटल और क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो ये वाली डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसको हम मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस मेंटल को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में, यानी कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल में जो जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसको हम रापिती कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेंटल और कोर में जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसको हम गटनबर्ग कहते हैं। उसके बाद आउटर और इनर कोर में जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है उसको हम लेमन कहते हैं। तो इस ऑर्डर को याद रखना आपके लिए अगर मुश्किल होता है तो मैं आपको उसके लिए एक ट्रिक बताई देता हूँ, आप ये हमेशा याद रखना। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, यानी कि कोई मतलब के या सी एम आर जी एंड एल। कॉनरैड कोई मुझे से एम, रेड से आर, गुलाब से जी, एल से ला दो। कॉनरैड, मोहो, रापिती, गटनबर्ग, लेमन, ये इनकी सीक्वेंस से जब हम सरफेस से नीचे जाएंगे, ठीक है। बीच में एस्ट्रोस्फीयर भी आता है, वो भी कभी कभी डिस्कंटिन्यू जो है माना जाता है, तो लेकिन आपको पता ही है कि वो अपर मेंटल में पाई जाती है। और एस्ट्रोस्फीयर जो है, एस्ट्रोस्फीयर मैग्मा चैम्बर कंसिडर किया जाता है, तो वो हमने पहले ही डिस्कस किया। तो अगर सीक्वेंस में बताना जो है एग्ज़ाम में जो है, रिसेंट केस एग्ज़ाम में भी इसके बारे में पूछा गया था कि डिस्कंटिन्यूटीज़ को अरेंज कैसे करते हैं, तो आप उसमें यही बताना, पहले जो है कॉनरैड, फिर मोहो, फिर रापिती, फिर गटनबर्ग, फिर लेमन। तो डायग्राम को भी जो है नज़र में रखना, आंखों के सामने रखना है, और इसी तरह जो है इन की सीक्वेंस भी याद रखनी है, और इस ट्रिक की वजह से आपको इनकी सीक्वेंस जो है याद रहेगी, ठीक है। तो ये सब था डिस्कंटिन्यूटीज़ के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके बारे में अक्सर जो है पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है इस अर्थ के इंटीरियर के बारे में। अगर आता है, इस पोर्शन से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं डिस्कंटिन्यूटीज़ के बारे में आता है। एंड आई होप कि इस ट्रिक के बाद आपको इन डिस्कंटिन्यूटीज़ को याद रखने में कोई प्रॉब्लम जो है फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो लास्ट में हम कंपोजिशन ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस कंपोजिशन के बारे में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई एग्ज़ाम में सिर्फ अर्थ की क्रस्ट के बारे में कंपोजिशन पूछा गया है या ओवरऑल सारी अर्थ का जो है कंपोजिशन पूछा गया है, क्योंकि अर्थ की क्रस्ट में अलग मिनरल कंपोजिशन है और ओवरऑल अर्थ में जो है सारी होल अर्थ में उसका मिनरल कंपोजिशन अलग है, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में जब हम देखते हैं तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है 46 एंड 60%, इसी तरह सिलिकॉन 27%, इसी तरह अल्मोनियम 8.13%, इसी तरह आयरन 5%, कैल्शियम 3.63%। इसके बाद भी मैग्नीशियम वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन मेजर जो 5 हैं तो यही है, तो जिनका एक्रोनियम है ओजैक, OSAIC, यानी कि ओ से ऑक्सीजन, एस से सिलिकॉन, ए से अल्मोनियम, आई से आयरन, सी से कैल्शियम। तो जब हम अर्थ की बात करते हैं ऑन एन होल, तो अर्थ में IUSMN जो है एक्रोनियम है, इनके जो है केमिकल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, इनकी भी अलग अलग परसेंटेज दी गई है। तो इस ऑर्डर को भी याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो ऑर्डर को, दूसरा ये कि अर्थ का क्रस्ट का पूछा जा रहा है या होल अर्थ का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फटाफट से जल्दी से हम जो है आज के लेक्चर का जो है रिवाइज करते हैं। तो हमने पहले ये पढ़ा कि अर्थ का स्ट्रक्चर जो है एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, कंसेंट्रिक सर्कल्स जैसा स्ट्रक्चर है इसका। वो स्ट्रक्चर में कैसे पता चला, बहुत सारे एविडेंसेस है जिसमें कुछ डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, और जो इनडायरेक्ट हैं तो उनमें तो सीस्मिक वेव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिनकी वजह से हमें ये पता चला कि अर्थ का एक लेयर स्ट्रक्चर है। 3 लेयर्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है। सबसे पहली ऊपरी लेयर जो है थिन लेयर जो होती है वो क्रस्ट होती है, उसके बाद मेंटल, उसके बाद जो है कोर पाया जाता है। तो उसके बाद हमने इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा कि डेंसिटी जो है वो ऊपर से नीचे तक इंक्रीज़ होती है, इसकी क्रस्ट में कम पाई जाती है, मेंटल में क्रस्ट से ज़्यादा है, कोर में फिर मेंटल से ज़्यादा है। तो इन ओवरऑल हम कहते हैं कि डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है फ्रॉम क्रस्ट टू द कोर, एंड द एवरेज डेंसिटी इज समथिंग 5.5 के करीब जो है पाई जाती है। तो फिर उसमें जो ऑल इम्पॉर्टेंट जो हमने पढ़ा इनके डिस्कंटिन्यूटीज़ के बारे में, कॉनरैड, मोहो, रापिती, गटनबर्ग, तो उसके बारे में मैंने आपको ये ट्रिक बोली जिसकी वजह से आपको ये
ट्रिक जो है डिसकंटिन्यूटी जो है याद रहेंगी। उसके बाद हमने कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, अर्थ के क्रस्ट में या अर्थ में सारी अर्थ में जो केमिकल कंपोजिशन जो है वो पाया जाता है। तो लास्ट में मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जो हमने ये क्लासिफिकेशन की लेयर्स में, तो एक तो मैंने पहले बताया कि इनको सियाल, सीमा और नाइफ के नाम से जानते हैं। तो इनकी एक केमिकल जो है क्लासिफिकेशन की गई ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। और अगर हम इनकी मैकेनिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो उनमें जो मीजोस्फीयर आता है, इसमें फिर लिथोस्फीयर आता है, या इसमें फिर बैरिस्फीयर आता है। तो ये भी इनकी जो है क्लासिफिकेशन दी गई है, लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो अगर पूछा जाएगा तो यही केमिकल कंपोजिशन पे इनको पूछा जाएगा, सियाल, सीमा, नाइफ, किन के सॉब्रिक्यूट्स हैं, किनको माना जाता है। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। और दूसरी ये बात, ये जो एस्टेनोस्फीयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ की वजह से, बिकॉज इसी को मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ये सेमी मोल्टन फॉर्म में होता है। इसके बारे में आप 3 चीज़ें याद रखोगे। पहली बात ये कि ये अपर मेंटल में पाया जाता है राइट बिलो द लिथोस्फीयर। अपर मेंटल में राइट बिलो द लिथोस्फीयर ये पाया जाता है। दूसरा फैक्ट इसके बारे में आप याद रखोगे कि ये सेमी मोल्टन फॉर्म में होता है, विस्कस, हाईली विस्कस होता है जो, ठीक है। तो जिसको हम मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं, क्योंकि जो भी मैग्मा ज़मीन पर ऊपर पहुंचता है उसका सोर्स यही होता है। तीसरा, जो आपने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में सुना होगा या टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में सुना होगा या मोटा सुना होगा, मोटा मोटा कुछ के जो ज़मीन जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स की शक्ल में जो है ये मूव करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो ये इसी एस्टेनोस्फीयर सेमी मोल्टन फॉर्म में जो अवेलेबल है, इसी पे ये मूव करता रहता है। तो सो दिस एस्टेनोस्फीयर की इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि एक तो ये मैग्मा सोर्स ऑफ मैग्मा चैम्बर है, एंड सेकंड कि अर्थ के जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से, तो उस हिसाब से लिथोस्फेरिक प्लेट्स इसी एस्टेनोस्फीयर पे मूव करते हैं। तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। कभी कभी ये छोटे मोटे फैक्ट्स भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एग्ज़ाम की लेवल अब काफ़ी बढ़ गई है, चाहे पीएससी की बात हो या एसएसबी की बात हो। तो ये सब फैक्ट्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।